हाय गाइस, माय नेम इज सुजल और इस वीडियो में हम बात करने वाले बालाजी वेफर्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको बालाजी वेफर्स के बारे में डिटेल में केस स्टडी मिलेगी कि बालाजी वेफर कैसे स्टार्ट हुई थी और इतना बड़ा 3000 करोड़ का ब्रांड आज की डेट में वो कैसे बना बैठा है। तो इस वीडियो को मैंने बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। नंबर 1 पार्ट है आपका बालाजी वेफर्स की शुरुआत कैसे हुई थी। नंबर 2 है बालाजी वेफर्स ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो की थी जिसकी वजह से उसने अपना एक्सपांशन किया और उसके साथ साथ अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और अपनी ब्रांड इतना ज्यादा बड़ा बनाया। नंबर 3 आपका लेस, जो बालाजी वेफर्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसको आखिर पीछे छोड़ने के लिए उसने क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो की। और नंबर 4 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस बिजनेस केस स्टडी से आप क्या सीख सकते हो और अपने बिजनेस के अंदर क्या आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर इस बिजनेस केस स्टडी से सीखकर आप लोग जो है अपने बिजनेस के अंदर क्या चीज इंप्रूव कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जगह जगह शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाना। करते हैं अब वीडियो की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है इंडिया में, गुजरात के अंदर जामनगर के बाजू में ही एक गांव है छोटा सा जिसका नाम है धोराजी। वहां पे एक इंसान जिनका नाम था पोपट वीरानी। इनके 3 बेटे थे। बेसिकली वो 3 बेटों में से ही एक जन का नाम था चंदू भाई, जो कि बेसिकली इस समय बालाजी के फाउंडर या फिर बोल सकते हो कि ओनर है। तो पोपट वीरानी ने वहां पे अपना काम चालू किए थे 1972 के टाइम पे। फार्मिंग का काम करते थे वो, उनका एक खेती बाड़ी का काम था जो कि बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन आप बोल सकते हो कि उसमें जो है परिवार का पेट वगैरह अच्छे से कट जाता था। तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे अच्छे से काम धंधा तो चल रहा था, लेकिन ज्यादा करके जो किसान में होता है वो क्या होता है कि भैया जब अकाल वगैरह पड़ जाती है तो वहां पे दिक्कत हो जाती है, या फिर फसल अगर बर्बाद हो जाती है तो वहां पे दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे ही कुछ हुआ था उनके भी साथ। जब ऐसा सब हुआ था तो उन्होंने बोला भैया अब तो जो है परिवार का पेट पालना मुश्किल हो रहा है, हमें कुछ और काम करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो जमीन थी उस समय वहां पे 1972 के ही समय पे उन्होंने सेल कर दिया, जिसके बाद उनको 20,000 रुपए वहां पे मिले थे। और 20,000 रुपए 1972 के टाइम पे भैया बहुत बड़ी बात थी। तो उस समय जब जमीन बिकी तो उन्होंने सोचा भैया 20,000 रुपए का हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा क्या करें, तो उन्होंने सोचा भैया बिजनेस करते हैं। तो पोपट भाई ने एक काम किया, उन्होंने किया कि भैया हमें जो है फार्मिंग के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, उसके इक्विपमेंट्स के बारे में भी हम अच्छे जानते हैं, हमको जो है वही वाला स्टार्ट करना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया इसमें वेफर्स की बात तो आ ही नहीं रही है। आएगी भैया, सब्र करो। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया उस समय पर उनको बिजनेस की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से उनका बिजनेस जो है लॉस में चला गया। तो पैसे जो है खत्म हो गए, जो जमीन थी वो भी चली गई। तो अब उसके बाद क्या, तो उन्होंने सोचा कि भैया अब जो है यहाँ गांव में रह के तो कुछ होने से रहा, हमें शहर की तरफ जाना चाहिए। तो वो जो है अपने पूरे फैमिली के साथ पहुंच गए राजकोट, गुजरात के अंदर। और वहां पे उन्होंने एक स्कूल में एक मेस थी, वहां पे बच्चों को खाना खिलाने की वहां पे एक ऐसा बिजनेस उन्होंने चालू किया। जब वो चालू किया तो वहां पे थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन बाद में उससे कुछ बात नहीं बनी, तो वो भी बिजनेस से हाथ धोना पड़ा। अब हाथ में कुछ नहीं था, पैसे भी नहीं थे, ना कुछ और स्किल्स बची थी। तो अब इन्होंने सोचा भैया एक काम करते, छोटी मोटी नौकरी सारे परिवार के लोग करते हैं। उस समय चंदू भाई की उम्र थी 15 साल की, और 15 साल की उम्र में वो लग गए एक सिनेमा हाउस के पास में गेट कीपर की नौकरी करने लगे। तो गेट कीपर की नौकरी करते करते वहां पे जो गेट कीपर जब नौकरी कर रहे थे तो उसी समय पे उनका जो बाकी के जो फैमिली वाले थे वो लोग भी वहां पे ही छोटी मोटी बिजनेस में लग गए। लेकिन चंदू भाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनको जो है भैया चाहिए था कि हम जो है कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें, जिसके लिए जब वो गेट कीपर की नौकरी कर रहे थे तो उस समय पे क्या हुआ कि वो जो सिनेमा हाउस के जो ओनर थे वो वहां पे उनको क्या बोलते कि भैया एक काम करो, तुम जो है अभी गेट कीपर की नौकरी कर रहे हो, उसके साथ साथ छोटा मोटा काम और है, कर दोगे? तो उन्होंने बोला कैसा काम? तो उन्होंने बोला कि भैया आपको जो है टिकट वगैरह चेक करनी है, उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि भैया पार्किंग में कितनी गाड़ी आ रही है, ये सारी चीजें। तो छोटी मोटी जो काम थे वो आप कर दोगे? बोले हाँ कर देंगे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, जब ये सारी चीजों को वो ऑब्जर्व कर रहे थे सिनेमा हाउस के ओनर कि भैया ये लोग जो है बहुत ज्यादा मेहनती लोग है, मतलब जो काम बोलो नखरे नहीं कर रहे थे और जो काम बोलो अच्छे से कर भी दे रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि भैया एक काम करते हैं, इनको ये काम देना ठीक नहीं है, इनको कुछ और अच्छा काम करते हैं। तब उन्होंने उनको काम दिया, उनके पूरी फैमिली वाले को, भैया चंदू भाई जी आप एक काम करो, आप हमारे यहाँ की जो कैंटीन है उसकी जिम्मेदारी आप ले लो। वहां पे जो भी सिनेमा हाउस में जो भी लोग पिक्चर देखने आते थे उनको जो है आप इंटरवल के टाइम पे कुछ जो है अच्छा खासा बना के खिलाना। तो वहां पे कुछ मेनू आइटम फिक्स नहीं था, 1972 की बात है तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं फिक्स होगा। तो वहां पे जो उन्होंने सोचा ठीक है भैया हमको जो है अच्छा खासा कैंटीन तक पहुंच गए तो हम वहां पे काम चालू करते हैं। वहां पे देखा कि भैया इंटरवल के टाइम पे लोग सैंडविच ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया मसाला सैंडविच बनाते हैं और इंटरवल के टाइम पे बेचेंगे। तो 100 मान लो सैंडविच अगर बना रहे हो तो 80 जो है वहां पे बिक जाते थे, लेकिन 20 जो है रह जाते थे। अब इनका कहना यह था कि भैया 20 अगर रह जा रहे तो उसका लॉस तो हमको ही उठाना पड़ रहा है। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि भैया एक काम करते हैं, सैंडविच से तो बात नहीं बनेगी, कुछ और प्रोडक्ट बेचते हैं। इंटरवल के टाइम पे हम एक काम करते हैं, अब हम चिप्स बनाने की शुरू करते हैं। अब यहां से आ गई आपकी चिप्स की बात।
जब चिप्स बनाने की बात शुरुआत हुई तो वहां पे उन्होंने देखा कि भैया चिप्स तो बनाने के लिए हमें जो है एक अच्छा खासा वेंडर को पकड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने एक वेंडर कहीं से ढूंढ के निकाला। उन्होंने बोला भैया तुम जो है एक काम करना, 15 मिनट का इंटरवल रहता है तो उसके बीच में ही आप लाके जो हमें चिप्स दे देना, ताकि हमारा भी बिक्री हो जाए और आप भी जो है कमा सको। लेकिन वेंडर को आने में एक दिक्कत होने लगी कि ये वेंडर जो है वो टाइम पे आता नहीं था। अब ले दे के यार 15 मिनट का इंटरवल होता है मूवी में, अब उसके बीच में भी अगर वो आ नहीं रहा है तो भैया तो चिप्स लाके करेगा क्या, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने सोचा भैया एक काम करते हैं, एक वेंडर से पार नहीं पड़ेगी, इसको चेंज करते दूसरा रखते। दूसरा रखा, दूसरे के साथ भी वही चीज, तीसरा रखा, तीसरे के साथ भी वही चीज। जब एक साथ जब 4-5 वेंडर जब बदले तब उनको समझ में आया भैया चिप्स में अच्छा खासा मार्जिन तो है, प्रॉफिट तो हमें हो रहा है, लेकिन ये भैया आने में ही लेट कर दे रहा है। और इतना लेट कर दे रहा है कि भैया इंटरवल का टाइम जो है जब खत्म होने को आ रहा है तब तक ये लेकर आ रहा है, तो हमारे भैया पार कैसे पड़ेगी नैया। तो हम एक काम करते हैं, खुद ही चिप्स बनाते हैं। तो चंदू भाई ने उस समय पे एक जगह किराए पे लिया और वहां पे खुद जो है अपने हाथों से उन्होंने चिप्स बनाना शुरू किया। बोला क्या भैया मैं ही चिप्स बनाऊंगा और मैं ही जो है वहां पे सप्लाई भी करूंगा मेरे सिनेमा हाउस में। तो उन्होंने काम चालू किया, धीरे धीरे अच्छा खासा काम चलने लगा और जाहिर सी बात है वो अपने हाथ से बना रहे तो चिप्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी बन रही थी। अब बारी आती है एक्सपांशन की। एक्सपांशन करने के लिए उन्होंने बोला कि भैया एक काम करते हैं, हम जो है अकेले चिप्स बनाएंगे तो भैया पार नहीं पड़ेगी, फैमिली वाले में भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो उनके भाइयों को, जो उनके बाकी के 2 बचे हुए भाई थे उनको बोला, बाकी और जो फैमिली रिलेटिव्स में जो भी लोग थे उनको बोला। तो बोला भैया हमें तो चिप्स बनाना आता नहीं है, आप अगर सिखा सकते हो तो बोलो। तो चंदू भाई ने क्या किया, धीरे धीरे परिवार के हर एक लोगों को चिप्स बनाना सिखाना शुरू किया। तो किसी से भैया ऐसा हो जा रहा था कि चिप्स जल जा रही थी, उसके अलावा चिप्स जो है खराब बन जा रही थी, पकी नहीं रही थी। तो बोलते भैया चंदू भाई कोई बात नहीं, आप कम से कम सीखो तो सही, एक बार बनाना सीख लो तब हमारा काम जो है आसान होने लगेगा। तो जब धीरे धीरे करके जब फैमिली वाले ने बनाना शुरू किया और उस समय पे जब सिखाते सिखाते जब फैमिली में ही 2-3 लोग, 4-5 लोग जब सीख गए, जब चंदू भाई जब अच्छी तरह से फ्री हो गए, तब उन्होंने असली जो है फोकस डाला और वहां पे उन्होंने सोचा अब जो है हम भैया एक्सपांशन करते हैं। अब एक्सपांशन करने के लिए उन्होंने सबसे बेहतरीन स्टेप जो उन्होंने फॉलो किया, सबसे पहला स्टेप फॉलो किया, भैया एक काम करते हैं, अब मैं तो फ्री हो चुका हूं तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं जो है एक ही सिनेमा हाउस में अभी तक बेच रहा था, अब मैं एक काम करता हूँ, एक सिनेमा हाउस नहीं, मैं आजू बाजू वाले 1-2 को और पकड़ता हूँ। तो उन्होंने सोचा भैया ठीक है, दूसरे सिनेमा हाउस में वहां पे भी जाके बात करते हैं, तीसरे सिनेमा हाउस तक पहुंच गए। तो जब 2-3 सिनेमा हाउस में बात हो गई, उसके बाद इन्होंने बोला भैया सिनेमा हाउस तक ही हम नहीं बेचेंगे, अब हम रिटेलर भी ढूंढेंगे और उसको भी हम बेचने का ट्राई करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ये बना तो खुद रहे थे, अब रिटेलर के पास लेके गए तो वहां पे जो है उसको जो है अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है, क्योंकि भैया बीच में डिस्ट्रीब्यूटर और जो है आपके होलसेलर की कॉस्ट तो बच रही है, तो इनको जो है मार्जिन भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो रिटेलर जो है इनका माल रखने के लिए फट से तैयार हो गए, बोले ठीक है हम जो है बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिटेलर भी अच्छा खासा कमा रहा था, चंदू भाई भी अच्छा खासा कमा रहे थे और ऐसे ही देखते ही देखते सिनेमा हाउस में ही इनकी जो पहचान हो गई, कम से कम भी 4-5 सिनेमा हाउस बुक हो गए और उसके अलावा रिटेलर जो है उनके 25-30 जो है रिटेलर्स तैयार हो गए। अब इन्होंने सोचा भैया जब इतने सारे लोग हो गए तो फैमिली वाले जो चिप्स बना रहे अभी तक उनसे भी पार नहीं पड़ रही है, अब हमें जो है मशीनरी लानी पड़ेगी, क्योंकि भैया अब जो है इंसान की बस की बात नहीं है, अब इंसानों से इतना ज्यादा तामझाम नहीं हो पाएगा, अब मशीन से ही वो सारा काम हो सकता है। और इनका जो एक बहुत अच्छा डायलॉग भी है, बोलते भी ये मशीन का इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहता है, क्योंकि इंसान जो है एक बार जो है चिक चिक वगैरह करता है, एम्प्लॉय जॉब का रहता है वो चिक चिक थोड़ा बहुत करता है, लेकिन मशीन का काम कैसा है कि भैया एक बार आप मशीन चालू कर दो, 24 घंटे बिना कुछ किचकिच किए वो जो है आपका काम करती रहेगी। तो उन्होंने यही स्ट्रेटेजी को काम में लेते हुए मशीन की तरफ मुड़ा। लेकिन जब मशीन खरीदने की बात की तब उन्होंने देखा भैया आलू बनाने की और चिप्स बनाने की मशीन जो है इतनी ज्यादा महंगी है कि भैया अफोर्ड नहीं कर सकती इतना ज्यादा। उन्होंने सोचा भैया एक काम करते हैं, मशीन को अच्छे से समझ लेते हैं, बनाने का क्या है, बनाने का मैं खुद भी बना दूंगा। मशीन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया, बाहर से पार्ट्स लेकर आए मार्केट से और जो है इन्होंने खुद ही घर पे बना ली मशीन। अब मशीन जब बना ली तो मशीन से काम चालू कर दिया और जो है इतना अच्छा काम चालू करना भी उनको मशीन से पोटैटो चिप्स चाहिए थे वो सारे के सारे उनको मिल जाते थे। तो अब भाई जो नॉर्मल जो अगर व्यापारी रहता तो वो क्या सोचता, ये बोलता कि भैया ठीक है 3 जो है हमारे सिनेमा हाउस में बात हो गए, 25-30 हमारे रिटेलर्स हो गए, बस हो गया ना, और कितना ज्यादा एक्सपांड करें। लेकिन चंदू भाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, उनको चाहिए था भैया एक ब्रांड क्रिएट करना है। तो ब्रांड क्रिएट करने के लिए आपको जो है कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर उतरना पड़ेगा और उसके अंदर अपनी एक यूएसपी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि आपको अपने ब्रांड के अंदर कुछ ऐसा यूनिक लाना पड़ेगा जो कि बाकी लोगों के अंदर नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया भैया, पहले तो एक्सपांशन पे फोकस कर रहे थे। तो जब एक्सपांशन कर रहे थे, मशीन वगैरह ला दिए थे, तो उसके बाद उन्होंने सोचा भैया अब एक काम करते हैं, अब आसपास के एरिया की तो बात हो गई, अब एक काम करते हैं, अब पूरा गुजरात कवर करते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने गुजरात कवर किया। लेकिन अब गुजरात कवर करने के बाद अब बारी आती है भैया और भी स्टेट कवर करने की। जब स्टेट कवर करने की बात आई तो भैया वहां पे जो है वहां पे उनका कॉम्पिटिटर इंतजार कर रहा था, जो कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है लेस। जी हाँ,
पेप्सिको जिसकी कंपनी है, वो जो है वहां पे इसका कॉम्पिटिटर इंतजार कर रहा था। जैसे ही गुजरात से बाहर निकले, कॉम्पिटिटर जो है इनके आड़े आया। अब उसको इन्होंने कैसे लड़ा, अब उसको बारे में जानते हैं। अब लेस को हराने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज फॉलो की जो कि आप लोग भी अपने बिजनेस के अंदर ट्राई कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो लेस की अगर आप लोगों ने चिप्स खाई होगी तो लेस की चिप्स खाते हो कैसा रहता है, वहां पे जो रहता है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है उसके अंदर हवा भरी रहती है पैकेट में, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, तो वहां पे जो है पैकेट में ज्यादा हवा भरी रहती है, लेकिन जो माल रहता है, जो असली मटेरियल रहता है, वो काफी ज्यादा कम रहता है। उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो बालाजी की चिप्स की पैकेजिंग थी उसको इस तरह से बनाया उन्होंने कि भैया वहां पे जो है आपको हवा ज्यादा नहीं मिलेगी, हवा कम मिलेगी, प्लस आपको मटेरियल ज्यादा मिलेगा। इसी को देखते हुए उन्होंने अपना एक मार्केट में एड भी लॉन्च किया, जिसके अंदर आप उन्होंने साफ साफ बताया कि भैया देख लो, यहाँ पे जो है आपको बालाजी वेफर्स के अंदर वहां पे आपको हवा जो है कम मिलेगी, लेकिन मटेरियल जो है ज्यादा मिलेगा और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया मिलेंगे। तो इस एड को आप देखो, इस एड के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिक्योरिटी हो गए ना हवा के शिकार। हैप्पी जर्नी। इसलिए खाइए बालाजी वेफर्स, जिसमें है कम हवा, वेफर्स ज्यादा एंड फ्लेवर्स वाह वाह। बालाजी जो है जब इतना ज्यादा तेजी से एक्सपेंशन कर रहा था तो जाहिर सी बात है लेस को जलना ही था। उसने ले जाके बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कर दिया कि भाई ये जो उसका जो पैकिंग का डिजाइन है उसको ये लोग कॉपी कर रहे हैं। तो भैया सुनवाई तो होनी थी। जब सुनवाई हुई तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है पेप्सी को यानी कि आपके लेस के फेवर में फैसला सुना दिया कि भैया जो है लेस सही बोल रहा है, आपने जो है इसकी पैकेजिंग को कॉपी किया, तो आपको जो है अपनी पैकेजिंग जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो उससे जो है बालाजी को लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, बालाजी ने अपनी पैकेजिंग चेंज कर दी। लेकिन तब तक जो है क्या हुआ था कि बहुत सारी जगह वो एक्सपेंशन कर चुका था ऑलरेडी बालाजी जो है, तो उसकी वजह से लोग जो है बालाजी का नाम जो है उनके जबान पे आ गया था। तो जहां भी जाओ भैया बालाजी दे दो, बालाजी दे दो, तो इसके चक्कर में बालाजी का नाम तो उनके जबान पे आ गया था। तो इसकी वजह से पैकेजिंग चेंज करने के बाद भी उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो जो है कंपनी के अच्छे से जानते थे। अब उसमें भी उन्होंने एक और चीज ये दी थी कि भैया जो लोकल जो नॉर्मल जो चिप्स वगैरह बनाते थे वो लोग के पास ज्यादा से ज्यादा 5 फ्लेवर 10 फ्लेवर होते थे, इनके पास 50 से भी ज्यादा फ्लेवर्स रहते थे। और 50 से भी ज्यादा फ्लेवर के साथ साथ इन्होंने एक और चीज को फॉलो किया है जो कि भैया एक काम करते हैं, ये क्या करते हैं कि भैया अगर वो गुजरात में है तो गुजरात जैसा टेस्ट का फ्लेवर बनाएंगे। उसके अलावा अगर ये महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र जैसा टेस्ट ला देंगे। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में कुछ और टेस्ट, यूपी में कुछ और टेस्ट, मध्य प्रदेश में कुछ और टेस्ट। तो मतलब जैसा जो है देश रहता है वैसा ये भेष में अपने बदल देते हैं और अपने मार्केटिंग को, अपने ब्रांडिंग को, अपने पैकेजिंग को उसी हिसाब से ये कन्वर्ट कर देते हैं। और आज के टाइम पे अगर करंट में बात करें तो इनके जो है टोटल 4 प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 3 जो है इनके गुजरात के अंदर है, एक जो है इंदौर में। उसके अलावा अभी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी हम यूपी में भी एक और प्लांट डालें। और उसके अलावा आगे अगर फ्यूचर प्लान्स की बात की जाए बालाजी की, तो ये सोच रहे हैं कि भैया हम जहां जहां जिस स्टेट में हम एक्सपेंशन कर रहे हैं वहां जो है हम एक मैन्युफैक्चरिंग की प्लांट लगाएंगे, ताकि हमारा लॉजिस्टिक का खर्चा भी बच जाएगा और हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त हमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें करने के बाद जो है बालाजी वेफर आज के टाइम इतना बड़ा ब्रांड बन गया है जिसकी वैल्यूएशन आज के टाइम पे 3000 करोड़ से भी ज्यादा है। और ये सारी चीजें जो हुई थी, ये सबकी शुरुआत हुई एक छोटे से फार्मिंग की जगह पे, गुजरात के एक छोटे से स्टेट के छोटे से गांव से शुरुआत हुई थी और आज जो है ये 3000 करोड़ के ब्रांड के ऊपर जाके बैठा हुआ है। तो ये बात हो गई बालाजी वेफर्स की। अब चौथा चीज हम बात करेंगे कि इस केस स्टडी से आप लोग क्या सीख सकते हो, आप लोग अपने बिजनेस के अंदर क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो। नंबर 1, आपको कभी भी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, या फिर आपको ये नहीं करना है कि भैया हमारा कोई एक चीज नहीं चल रहा है तो भैया हम वहीं पे रुक जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि चंदू भाई के साथ क्या हुआ था, चंदू भाई ने पहले जो है थिएटर में काम चालू किया, तो वहां पे गेट कीपर की नौकरी चालू की, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने और अपनी मेहनत की तो कैंटीन तक पहुंचे, कैंटीन से वो पहुंचे वेफर की तरफ, वेफर से वो पहुंचे एक्सपांशन की तरफ, और एक्सपांशन से वो पहुंचे अपने बालाजी के ब्रांड की तरफ। तो उन्होंने अलग अलग चीज में अलग अलग चीजें ट्राई की और अपने आपको जो है टाइम के अकॉर्डिंग वो बदलते चले गए। तो आपको भी ये चीजें अपने टाइम पे हमेशा फॉलो करनी है। नंबर 2 स्टेप है आपको अपना एक्सपांशन के ऊपर फोकस करना है। जब आप अपना ब्रांड क्रिएट करते हो वहां पे ऐसा नहीं है कि भैया अगर चंदू भाई भी रहते हैं, वो भी अगर उस समय बोल दिए होते कि भैया कस्टमर्स के बात हो गई, 4 दुकानों से बात हो गई या फिर 5 दुकानों से बात हो गई, बस हो गया, जो भी चल रहा है हमारा अच्छा खासा चल रहा है बिजनेस, तो भैया आज भी जो है वो उसी छोटी सी जगह में अपना धंधा कर रहे होते और बालाजी के नाम पे आज जो है आपको कोई भी चीज देखने के लिए नहीं मिलती। तो हमेशा आपको एक्सपांशन की तरफ फोकस करना है। तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी आपको आपका जब कॉम्पिटिटर आड़े आएगा तो आपको उसके लिए यूएसपी रखनी है अपने पास, ताकि आप लोग जब भी कोई भी मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर कूदेंगे तो आपके पास यूएसपी एक होगी, ताकि कॉम्पिटिटर अगर आपके आड़े भी आएगा तभी भी आप उससे अच्छे खासे लड़ सको।
और ये सारी चीजें करने के लिए आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है। ये बात हो गई आपकी बालाजी शिप्स की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसी केस स्टडी सुनने के लिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में ऐसी जब बिजनेस की केस स्टडी जब मैं प्रोवाइड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद।